नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। जी हाँ, हमारे देश में सदियों से जो गीत खुशहाली के लिखे जा रहे हैं वे हम कह सकते हैं कि हल्की नोक के माध्यम से लिखे जा रहे हैं, किसानों के द्वारा लिखे जा रहे हैं। किसान एक प्रकार से कह सकते हैं खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन यदि किसानों के हल्की नोक भूमि की ओर होने के बजाय राष्ट्रीय अस्मिता के बिंदुओं की ओर होने लगे और इस देश के जवानों की ओर यदि वो हल्की नोक यदि होने लगती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है, ये विचार करने का विषय है कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों हो रही हैं। पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से देश में किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की दिशा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से बदली है, उसमें हमें ध्यान में होगा कि लगभग 400 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, अनेक संपदाओं को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। जो आंदोलन अपनी कुछ बातों को लेकर चल रहा था, उस आंदोलन की दिशा जिस प्रकार से बदली है, किसान आंदोलन की बदलती हुई दिशा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं श्रीमान पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय किसान संघ के साथ में भी 1 दशक से अधिक समय से जुड़े रहकर आपने किसानों के हित में भी काम किए हैं, विभिन्न आंदोलनों में भी आप लगातार सक्रिय रहे हैं। सबसे पहले पंकज जी आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा था, किसानों की अपनी मांगे थी, अपना एक विचार था, और गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह आंदोलन जिस प्रकार से हिंसा में बदल गया, क्या कारण मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं किसानों के व्यवहार को समझता हूँ, किसानों को डीएनए को समझता हूँ, किसान कभी भी इस प्रकार की हरकतें नहीं करता जिस प्रकार का गणतंत्र दिवस के दिन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उस दिन कुछ लोग किसानों के मुखौटे में छिपे हुए लोग थे, जिन्होंने जानबूझ के ऐसा षड्यंत्रपूर्वक कार्य किया। किसान तो भोला भोला व्यक्ति होता है, किसान का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि सबको देने का काम होता है उसका, और वो इस प्रकार के नुकसानदायक काम कभी नहीं करता। परंतु एक चीज़ हमको और से इस बारे में और से चर्चा में ये और सोचनी चाहिए कि देखिए, ये तो भारत देश है, महात्मा गांधी बापू का देश है, जहाँ हमने आंदोलन के लिए सत्याग्रह जैसे हथियार को हमने काम में लिया। अंग्रेज़ों ने बरसों तक भारतीयों के ऊपर कितने जुर्म किए, लाठियाँ चली, गोलियाँ खाई, पर हमने कभी भी अंग्रेज़ों के ऊपर भी आक्रमण नहीं किया, अंग्रेज़ों को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। बापू ने तो अपना नारा भी दिया कि कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। तो ये तो भारत देश है, वो भारत देश है जो कभी अपनी सीमा से बाहर युद्ध करने भी नहीं गया। और ऐसे भारत देश के व्यक्ति के डीएनए में कभी भी इस प्रकार की उग्रता नहीं होती। और ये जो 26 जनवरी के दिन जो हुआ वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी छवि पे एक छोटा सा दाग जरूर लगा है। जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस के अंदर हो या अमेरिका के अखबारों के अंदर जिस प्रकार से खबरें बनी, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन। और कहीं ना कहीं ये जो गणतंत्र दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस और हमारे अस्मिता के जो चिन्ह हैं उनके पर हमला किया, ये वास्तव में शर्मिंदगी पैदा करता है। पंकज जी, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत का किसान इस प्रकार का किसान, भारत का किसान नहीं हो सकता इस प्रकार का कि जो इस प्रकार की हिंसा करे, और वो भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कुछ अन्य लोगों का हाथ रहा होगा? किसान जो है वो हिंसा के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, ये मुद्दा थोड़ा सा सियासी हो जाता है, मैं सियासी विषय में नहीं जाना चाहता, परंतु एक चीज़ अवश्य है कि किसान के डीएनए में इस प्रकार की ना तो उग्रता होती है ना आक्रामकता होती है। किसान तो मैं जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबको देने वाला होता है, बड़ा हृदय का व्यक्ति होता है, तो वो तो इस प्रकार के हमले कभी करता नहीं है। निश्चित रूप से किसानों के वेश में कुछ लोग हैं, और जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, मैं आपको एक घटनाक्रम और बताऊंगा 26 जनवरी की, कि गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, उस परेड से जो झांकियाँ थी, उन झांकियों पे भी हमला किया गया। और आप देखिए, सोचिए समझिए उसको कहेंगे कि झांकी पे हमला किस पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश की झांकी जिसमें भगवान राम का मंदिर था, उस पर हमला किया गया। आपने लद्दाख की झांकी पे हमला नहीं किया, आपने दिल्ली की झांकी पे हमला नहीं किया, आपने किया भगवान राम के हमला। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ षड्यंत्र पूर्वक और कुछ ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग उसके अंदर आ गए थे, जिन्होंने आंदोलन की दिशा बदलने का जानबूझ के प्रयास किया। जी, तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में जिस प्रकार से हिंसा फैली है, वो हिंसा
केवल किसानों के माध्यम से नहीं है, उसमें पीछे जो अराजक तत्व छिपे हैं उनकी भी पहचान लगातार की जा रही है। और पंकज जी ने इस चर्चा में ये भी विषय उठाया, वास्तव में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड में विभिन्न राज्यों की जो झांकियां थी, उन राज्यों की झांकियों में भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जिसमें भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बनने वाला है उसकी जो झांकी थी, उसकी गुंबद को तोड़ा जाता है। केदारनाथ के मंदिर की जो झांकी थी उस पर हमला किया जाता है। तो वास्तव में समझदार लोग ये ठीक प्रकार से समझ सकते हैं कि जिन्होंने हमला किया है, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, वो किस मानसिकता के लोग होंगे जब प्रभु राम के मंदिर की झांकी को निशाना बनाया जाता है या केदारनाथ के मंदिर की झांकी को निशाना बनाया जाता है। पंकज जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और सरकार भी अनेक समय समय पर लगातार वार्ता कर रही थी, चर्चाएं हो रही थी किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को जो हिंसा हुई है उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या आंदोलन कमजोर हो जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, आज पूरा देश का जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं उस आंदोलन को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस आंदोलन को कोस रहा है। और केवल इसलिए कोस रहा है कि चंद लोग जिनका आंदोलन की दिशा बदलना उनका उद्देश्य था, जिनके दिमाग में ये फितरत थी कि इस आंदोलन के माध्यम से हम कुछ एक नया देश के अंदर बड़ा विस्फोटक पैदा करें, ऐसा उनका उद्देश्य रहा होगा। ये सियासी मुद्दा है, परंतु इससे मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो देश की जनता को हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो देश के किसानों को हुआ है। आज जो लोग इस चीज़ को गहराई से नहीं समझते, उनके नज़रिए के, उनके दिमाग में किसान की छवि आज जिस प्रकार से बिगड़ी है, उसके सबसे बड़े दोषी मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन करने वाले नेतृत्व होंगे, क्योंकि उन्होंने आंदोलन की दिशा को उन्होंने कंट्रोल में नहीं किया। जिस प्रकार से पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा और सरकार को भी वादा किया कि भाई हम जो तयशुदा रास्ता है उसी से अपना ट्रैक्टर पर रेड निकालेंगे, और ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया कि किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी, हम दिल्ली में घुसे नहीं जाएंगे। और वो सब कुछ दत्ता बताते हुए जिस प्रकार से कुछ लोग, ऐसा नहीं पूरा जनमानस नहीं आया, पूरे किसान नहीं आए, कुछ लोग अंदर घुसे, तो वो लगता है कि किसानों की छवि बिगाड़ी गई, देश में एक अराजकता पैदा करने की कोशिश की गई। और इस किसान आंदोलन की दिशा, किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ लोगों ने शायद हो सकता है सियासी लाभ लेने की कोशिश की हो। तो हो सकता है कुछ लोगों ने इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सियासी लाभ लेने की भी कोशिश की होगी, क्योंकि वास्तव में किसान के लिए तो ये कहा जाता है कि वो अन्नदाता है और बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, बड़े मन का व्यक्ति जो होता है वो इस प्रकार की घटनाएं नहीं कर सकता, ऐसा भी कहना है पंकज जी का। और जिस प्रकार से आंदोलन की दिशा ये बदलती जा रही है उसके बाद में ये भी कहा जा सकता है कि अनेक संगठनों का इस आंदोलन को सहयोग था, समर्थन था, उनमें से भी विभिन्न घटक, अनेक संगठन अब इस आंदोलन से किनारा करने लगे हैं, इस आंदोलन से अलग होने लगे हैं। दो संगठन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानुगुट, इन्होंने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे अब इस आंदोलन के साथ में नहीं रहेंगे। और इनके जो नेता हैं उनमें भी आपस में जिस प्रकार के बयान एक दूसरे को लेकर आ रहे हैं, उनसे भी समझा जा सकता है कि वास्तव में आंदोलन की दिशा किस प्रकार से बदल रही है। जो संगठनों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ अपनी मांगों को लेकर एक स्थान पर बैठे थे, इस गणतंत्र दिवस पर जो हिंसा हुई उसके बाद में उनमें आपस में वाक युद्ध जिस प्रकार से चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को इस हिंसा का उत्तरदायी ठहराया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वास्तव में दिशा तो बदल ही रही है। पंकज जी, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि क्या लगता है, आपने भी लंबे समय तक भारतीय किसान संघ में आपने काम किया है, अनेक आंदोलनों में भी आपने भाग लिया है, जो संगठन होते हैं उनकी अपनी एक मांग होती है और जिस हम कह सकते हैं कि संस्था से वो मांग होती है, वहाँ से चर्चा लगातार होती रहती है, वार्ता होती रहती है, संवाद होता रहता है, लेकिन काफ़ी समय से ये प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन फिर भी ये गतिरोध एक प्रकार का बना हुआ है। ये गतिरोध किस प्रकार से समाप्त हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की बहुत सारी खूबियाँ होती है, उन खूबियों में एक खूबी ये भी होती है कि हम अपने लोकतंत्र के अंदर जनता जनमानस अपनी मांग मनवाने के लिए एक प्रोसीजर होता है कि आपको कोई शिकायत है, कोई परेशानी हो, उसका एक ज्ञापन दिया जाता है और उस ज्ञापन देने के बाद में आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और जब आप बात नहीं मनवा पाते तो फिर अब आंदोलन के रूप में आते हैं। वो आंदोलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो चक्का जाम भी होता है, कई बार धरना प्रदर्शन भी होता है, अलग अलग प्रकार की रैलियाँ भी होती है, पर अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठ के वार्ता के माध्यम से विषय का समाधान करना होता है। और देखिए, 60 दिन से ज़्यादा से ये आंदोलन चला, तो इस आंदोलन में कहीं भी
किसी भी प्रकार से न तो हिंसा हुई, ना कोई किसी प्रकार का अवरोध था। अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, और हर दौर की बातचीत के बाद में कहीं ना कहीं किसान नेताओं में उत्साह था तो सरकार में भी उत्साह था, और इसका सीधा सीधा किसानों में भी कई खुशी थी कि भाई किसानों की बात बरसों बाद में टेबल पे बैठ के सुनी जा रही है, समझी जा रही है और समाधान की ओर जा रही है। परंतु जब आंदोलन का ये रूप हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से 2 किसान संगठनों ने इसे किनारा किया है, ये वास्तव में सही मायने में किसान के दिल की बात है कि जब हमारे देश के तिरंगे का अपमान होगा, हमारे देश की अस्मिता, लाल किला जिसके प्राचीर के ऊपर खड़े होकर जब तिरंगा फहराया जाता है तो देश के 130 करोड़ जनता अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करती है। उस प्राचीर पे आप इस प्रकार से हमला करो और उसी किसान के बेटे पुलिस को आप दिल्ली में इस तरह के भगा भगा के मारो, तो हर किसान का दिल जरूर रोया इस बात को लेके। तो 2 किसान संगठनों ने इसे किनारा कर लिया। मैं साथ में आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जहाँ हरियाणा में किसानों ने धरना दिया है, उसके पास में 20-30 गाँव की पंचायत हुई, और उस पंचायत के अंदर वहाँ गाँव के लोगों ने बोला कि तुमने जो अब रहते ही तिरंगे का अपमान किया ना, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए तुम यहाँ से हट जाओ। तो आज आम किसान है, उसकी तो सही भावना यही है कि जिस प्रकार से आपने 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान किया, वो किसी भी किसान को बर्दाश्त नहीं है। किसान अपनी समस्या का समाधान चाहता है, परंतु इस प्रकार से कतई नहीं। तिरंगा भारत का मान है, सम्मान है, और यदि उसका कोई अपमान करता है तो देश की जनता भी उसके विरोध में खड़ी होती है। और इसका ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये परिणाम है कि जयपुर दिल्ली हाईवे के नज़दीक के जो 20 गांव हैं जिनकी चर्चा पंकज जी अभी कर रहे हैं, उन गांवों के लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की घटना गणतंत्र दिवस को हुई है, उसके कारण किसान संगठनों को जो एक प्रकार से सहयोग मिल रहा था, जो सहानुभूति मिल रही थी, उसमें भी लगातार कमी आ रही है, और लोग इनके विरोध में खड़े होने लगे हैं, कहने लगे हैं कि अब ज़्यादा दिन तक आप रास्ता जाम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके पीछे जो बड़ा कारण नज़र आता है वो नज़र ये आता है कि जिस प्रकार की हिंसा गणतंत्र दिवस के अवसर पर फैलाई गई, उसमें स्पष्ट रूप से मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी आ रही है कि 6 बसें और 30 से अधिक पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है, और लाल किले के आसपास जो पुलिस के जवान थे उनको किस प्रकार से खाइयों में कूद कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी है। उनकी वॉकी टॉकी, उनके जूते वो वहां पर खाइयों में जिस प्रकार से मिले हैं, अनेक चित्रों के माध्यम से, अनेक मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी ये सारी चीजें देश के समक्ष आई हैं। जो देश जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करता है, वही देश यदि किसान और जवान को आमने सामने देखता है तो वास्तव में ये सबके लिए ही विचारणीय है कि आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं। पंकज जी, जिस प्रकार से रिपोर्ट में यह भी बात आ रही है कि जो आंदोलन हो रहा है उसमें यदि मुख्य रूप से चेहरा यदि हम देखते हैं, जो बात करते हैं, तो ये लगता है कि पंजाब के किसान अधिक दिखाई दे रहे हैं, या फिर दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, या आसपास का क्षेत्र। क्या कहना चाहेंगे, क्या जो विरोध प्रदर्शन है या फिर जो ये सारा विषय है ये केवल दिल्ली के आसपास का ही विषय है? देखिए, इसमें 1-2 बातें हैं। मुख्य रूप से ये आंदोलन जो चल रहा है इसमें 80% से अधिक पंजाब के लोग हैं, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी 20% में कुछ हरियाणा के और कुछ यूपी के मेरठ वाले क्षेत्र के लोग हैं। और जो मेरठ के जो क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने, उनमें से मुख्य जो संगठन है मान साहब का, उन्होंने तो कल विड्रॉ कर ही लिया। परंतु इसमें एक चीज़ और समझने की बात है कि पंजाब के लोग ज़्यादा शामिल क्यों हैं। देश में जितना अन्न पैदा होता है, अन्न मतलब विशेषकर गेहूं और चावल, उसकी लगभग 65% जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद है वो केवल पंजाब राज्य के अंदर होती है। तो जब ये कृषि विधेयक आया और कृषि विधेयक के माध्यम से ये प्रश्न उठाया गया कि भाई इससे एमएसपी प्रभावित होगी, जबकि ऐसा वास्तविकता में विधेयकों में नहीं है, परंतु जब ये एमएसपी प्रभावित हो गई, ये भ्रम फैलाया गया, तो पंजाब के किसान ही ज़्यादा इससे उद्वेलित हुए। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि भाई एमएसपी इसमें नहीं है, तो शुरुआत में किसान जो जुटे थे वो दूर भी होने लगे। परंतु कहीं ना कहीं इन सब के पीछे सियासी मुद्दे जरूर हैं। क्योंकि देखिए, आज राजस्थान की वजह से बात करें तो राजस्थान के किसान आंदोलन बहुत नगण्य सा है, और राजस्थान में जहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन हो भी रहा है तो वो 26 जनवरी को बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ, वहाँ एक पत्थर भी नहीं हिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ राजस्थान के लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, और राजस्थान के अलावा भी अगर हम बात करें, पूरा देश है, आज पूरा बिहार है, वहाँ कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है। बिहार और पश्चिम बंगाल 2 तो राज्य ऐसे हैं
जो राजनीतिक आंदोलनों की जननी है हमारे देश में, ऐसे 2 राज्यों के अंदर आज एक कुछ भी आंदोलन नहीं हो रहे। तमिलनाडु सबसे बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश, ये ऐसे तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर आंदोलन नहीं है। पर चूंकि इसके पीछे सियासी मुद्दे भी हैं, तो साथ में जो भ्रम है कि एमएसपी प्रभावित होगी, वो भी एक विषय है। इसके कारण से पंजाब के लोग ज़्यादा शामिल है इसमें। तो जिस प्रकार से सियासी मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो भी किसानों के लिए भी और देश के लिए भी नुकसानदायक है। वास्तव में यदि कोई विषय है तो उस पर संवाद के माध्यम से उन समस्याओं का निराकरण हो ही सकता है। लेकिन जिस प्रकार से पंकज जी आप अपनी चर्चा में ये विषय बराबर आ रहा है कि सियासी मुद्दा है और पूरे देश का किसान इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, या पूरे देश का किसान इस विषय को लेकर मुखर नहीं हो रहा है, और फिर गणतंत्र दिवस पर जिस प्रकार से ये हिंसा हुई है, क्या लगता है कि देश के बाहर की भी कुछ शक्तियां हैं जिनका इसमें कोई इंटरेस्ट नजर आता है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊंगा 26 जनवरी को जिस प्रकार से घटना हुई, और घटनाक्रम के कुछ ही देर बाद में पाकिस्तान की एक संस्था है पाकिस्तान फर्स्ट ऐसा करके, उसने ट्वीट किया। उस ट्वीट में उसका जो ट्वीट का जो लिखा था वो शब्द थे, वो वास्तव में ऐसे विस्फोटक थे। और मैं समझता हूँ कि वो सीधा सीधा ये चीज़ जोड़ती है कि कहीं ना कहीं कितना लिंक है ये तो हमारी जो पुलिस संस्था है वो जानकारी करेंगी, परंतु कहीं ना कहीं उनके तार अवश्य थे, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है जिस प्रकार से कि साहब लाल किले फतेह कर लिया, ऐसा शब्द उपयोग किया गया, लाल किले फतेह कर लिया गया, लाल किले की प्राचीर पे तिरंगा हटा के दूसरा झंडा लगा दिया गया, ऐसे ऐसे शब्द उपयोग जब किए गए तो ऐसा लगता है कि दूसरे देश, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे दुश्मनी का वैर भाव रखते हैं, वो जरूर प्रसन्न हुए हैं उससे। तो आंदोलन करने वालों को ये सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, उन्हें ये अवश्य देखना चाहिए कि देश का विषय कहीं ऐसा नहीं बन जाए कि हम विदेशी लोगों के हाथ की कठपुतलियां बन जाएं। इस प्रकार की सावधानी बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार से ट्विटर की बात पंकज जी बता रहे हैं, तो ये जो हिंसा हुई उसके पश्चात लगभग 550 से अधिक ट्विटर अकाउंट भी बंद किए गए हैं। ऐसे अकाउंट्स थे जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनके माध्यम से हिंसा और घृणा फैलाई जा रही थी, जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि अराजक तत्वों के विचार आगे बढ़ रहे थे। उन 550 से अधिक अकाउंट्स को भी बंद किया गया है, इस प्रकार की भी रिपोर्ट्स आई हैं। पंकज जी, चूंकि आपने भी लंबे समय तक आंदोलन किए हैं, किसानों के समर्थन में, किसानों के पक्ष में, किसानों की मांगों को लेकर भी आपके आंदोलन रहे हैं, अन्य विषयों पर भी आंदोलन रहे हैं, आंदोलन शांतिपूर्ण हो और इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न नहीं हो, या फिर कहा जाए कि दूसरे लोगों की हाथों की कठपुतली आंदोलन नहीं बने, उसके लिए किस प्रकार की क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? देखिए, सावधानी मुख्यतः ये है कि एक तो लीडरशिप जो होती है किसी भी आंदोलन की, किसी भी संगठन की जो लीडरशिप होती है, उसको अनुशासन पे बहुत सख्ती से रहना होता है। दूसरी बात, आपका जो विषय है, मांग जो है, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अभी जो आंदोलन, किसान आंदोलन हो रहा है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि सियासी मामला है, क्योंकि आप जो हमारी मांग है उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे अभी तक भी। आप कहते हैं कि साहब ये 3 कृषि कानून बने, इसमें अमुक अमुक कोई समस्या है जी, तो सरकार के लिए हम समस्या का समाधान कर देते हैं। तब वो आंदोलनकारी नेता क्या कहते हैं कि नहीं, आप विधेयक वापस लीजिए। तो ऐसा वो ये कि इन्होंने किसानों के बीच में भी और आंदोलनकर्ता जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनको भी वो एक क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। जबकि सरकार पिछली 10 वार्ता के अंदर, जब मेरे को अच्छे से ध्यान में है कि कई मुद्दों पे उन्होंने कहा कि भाई हम इस पे समझौता कर लेते हैं, हम इस पे कर लेते हैं, परंतु फिर भी आपको आंदोलन अच्छे से चलाने के लिए नेतृत्व जो है वो स्ट्रांग चाहिए, हमारे मुद्दे बड़े हमको स्ट्रांग चाहिए, और साथ में एक पहला कमिटमेंट ये चाहिए कि हमको आंदोलन शांतिपूर्वक चाहिए। देखिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जब हमने लाठी खाना मंजूर किया परंतु अपना हाथ उठाना मंजूर नहीं किया, हमने गोली खाना मंजूर किया। आप अभी कल ही लाला लाजपत राय की जयंती भी थी, और लाला लाजपत राय स्वयं एक ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने आंदोलन करते हुए अपनी जान गंवा दी, अंग्रेज पुलिस की लाठी से अपनी जान गंवा दी, परंतु हमने आगे होकर कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। ऐसे देश के अंदर जिस प्रकार की 26 जनवरी को घटना हुई, वास्तव में शर्मसार करता है। तो वास्तव में इस प्रकार की घटना से बचना चाहिए, और आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो यदि कुशल संगठक नहीं हैं, उनके विचारों में यदि स्पष्टता नहीं है, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और अनेक मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी समय समय पर ये बात आ रही है कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपका विरोध आखिर किस बात पर है, तो इसमें भी आश्चर्यजनक तथ्य ये सामने आते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि किस बिंदु पर उनका विरोध है। केवल एक ही मांग यदि रखी जाती है
है, तो ये वास्तव में इसमें भी लोगों के बात समझ में आती है कि विरोध आखिर किस बात से है। और जिस प्रकार से बात चल रही है किसान आंदोलन की, किसान को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आना पड़ रहा है, पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? किसान भी स्वावलंबी बने, देश का हर एक व्यक्ति ये चाहता है जो अन्नदाता है वास्तव में वो भी समृद्ध बने, और हम ये कहें कि उसको किसी पर आश्रित नहीं होना पड़े, उसको सरकारों पर आश्रित नहीं होना पड़े, उसको किसी अन्य संगठनों पर आश्रित नहीं होना पड़े, खुद अपने आप में समृद्ध हो, स्वयं स्वावलंबी हो। उसके लिए क्या लगता है आपको, क्या कुछ परिवर्तन किसान को करना चाहिए अपनी किसानी के अंदर, अपनी खेती के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से वैसे तो मैं पहली बात तो ये कहूँ कि लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के अंदर समाज के हर वर्ग को अपनी मांग के लिए आंदोलन करने का अधिकार है। और किसानों के तो विषय ऐसे रहते हैं जो किसान सामान्य तो क्योंकि चूँकि अनपढ़ होता है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, सामान्य आंदोलन भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। परंतु जहाँ तक बात है किसानों की तरक्की की वाली बात आप जो कह रहे हैं जी, इसको बहुत गहराई से समझना और चिंतन करने का विषय है। आज लगभग आज़ादी को हमको 72-73 साल हमको हो चुके हैं जी, और इन सालों के अंदर भी आज भी हमारे किसान को हम स्वावलंबी नहीं बना पाए। हालांकि ये किसान वही किसान है जब देश में 1962-63 के अंदर भयंकर अकाल हुई और वो जब युद्ध हुए तब हमको अन्न की कमी लगी, तब इसी किसान ने रात दिन मेहनत करके देश का पेट भरा। और ये वही किसान है जब हम भुखमरी से देश में जितना खाद्यान्न की आवश्यकता होती है उतना खाद्यान्न पैदा नहीं होता था, और उन्होंने आज ये स्थिति लाके, इन किसानों ने मेहनत करके ये स्थिति लाके रखी कि आज हम एक्सपोर्ट करने के अंदर विश्व के अंदर दूसरे या तीसरे स्थान पे आते हैं गेहूं और चावल के मामले के अंदर। नहीं, लेकिन फिर भी एक दौर था जब बैलगाड़ी का दौर था, उसके बाद किसान ट्रैक्टर तक आ गया है, वहां हम देखते हैं तकनीक यहां तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी क्या किसान समृद्ध और स्वावलंबी नहीं हो पाया? नहीं, किसान को समृद्ध और स्वावलंबी करने के लिए देखिए 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण। किसान के इनपुट कॉस्ट घटानी, ठीक है, दूसरी बात किसान का मार्केटिंग तंत्र है उसको विकसित करना, और तीसरी चीज किसान का जो फसल है, उपज है, उसका ठीक मूल्य मिले, इसके ऊपर प्रयास करने की जरूरत है। और देखिए, मैं ऐसा नहीं, मैं इस बारे में भी बिल्कुल बड़ा सकारात्मक भाव में कहता हूँ कि धीरे धीरे तरक्की आई है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़े के साथ ही बताऊंगा कि 2014 के अंदर देश के किसान की प्रति किसान आय जो थी वो 73,000 रुपये थी जी। और आज हम जब बात करते हैं 2021 की, लगभग 6-7 साल बाद में, तो वही किसान की आय प्रति वर्ष जो आय है वो 1,26,000 तक पहुंच गई है। तो लगभग अगर 6-7 साल की बात करें तो 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और जिस प्रकार से मैं इस बात के लिए पूरी आशान्वित हूँ कि जो मिले जुले प्रयास हो रहे हैं उससे निश्चित रूप से किसान की आय बढ़ेगी और किसान स्वावलंबी होगा। परंतु कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में, चाहे सरकारें हों चाहे आम जनता हो, इनको सीरियसली किसान के बारे में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ये वर्ग ऐसा है जो सुख सुविधा से महरूम है। तो वास्तव में अभी भी ये वर्ग ऐसा है जो सुख सुविधाओं से वंचित है, इसके लिए भी चिंता करनी पड़ेगी। कार्यक्रम अंतिम चरण में है। पंकज जी, आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन के नाम पर ये गणतंत्र दिवस को जो हिंसा हुई और बहुत से चेहरे वो भी सामने आ रहे हैं, वीडियो फुटेज के माध्यम से बहुत से बयान भी उनके सामने आ रहे हैं, जिन लोगों ने इस, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से आंदोलन की दिशा बदलने का काम किया, क्या लगता है अब उन पर क्या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे के लिए एक मैसेज जाए, या फिर देश की जनता को वोट क्लब की वो रैली भी याद है, दोबारा वही यादें फिर से एक बार ताज़ा हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश की अस्मिता पर जिसने हमला किया, देश के किसान की छवि बिगाड़ने का जिसने षड्यंत्र किया, वो बहुत बड़ा अपराधी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके बाद में ये जो 26 जनवरी की घटना थी उसके 1-2 दिन बाद के अंदर कुछ एक FIR भी हुई है, कुछ लोगों को नामजद भी किया है। और मैं समझता हूँ कि सरकार निश्चित रूप से उसमें सख्ती से कार्रवाई करेगी और करनी भी चाहिए। आज जिस प्रकार से 26 जनवरी को एक दृश्य वहाँ बना दिल्ली के अंदर, उससे आज पूरा देश का जनमानस ये चाहता है कि ऐसे अपराधियों को सख्त सज़ा मिले, जिससे आइंदा इस बात का ध्यान रखा जाए कि 26 जनवरी कोई 25 जनवरी नहीं है या 24 जनवरी नहीं है। 26 जनवरी का, 15 अगस्त का हमारे देश में एक विशेष महत्व है। और 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे त्यौहार हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जिनका देश का 130 करोड़ जनता पूरे साल भर इंतजार करती है और पूरे आसम्मान और गौरव के साथ ऐसे पर्व मनाने की कोशिश करती है। ऐसे त्योहारों के ऊपर इस प्रकार का षड्यंत्र नहीं चलेगा, ऐसा संदेश देना ही चाहिए।
तो वास्तव में पंकज जी का ये कहना है कि यदि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जिन पर हम कह सकते हैं पूरे विश्व की निगाहें रहती हैं, ऐसे अवसर पर यदि कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, कोई संगठन यदि षड्यंत्र पूर्वक हमारी अस्मिता पर हम कह सकते हैं आक्रमण करने का यदि कोई प्रयास करता है, तो कठोर कार्रवाई भी आवश्यक है। और ये कार्रवाई वास्तव में एक संदेश देने का काम करती है। और ये भी कहा जाता है कि यदि एक बार कठोर कार्रवाई होती है तो आगे के लिए भी एक नजीर बन जाती है। आप अपनी बात कह सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, आप चाहे जिस स्तर पर अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस देश में हिंसा बर्दाश्त नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन अब इन चीज़ों में भी जुट गया है कि किन लोगों का इस हिंसा के पीछे हाथ रहा है, उनके प्रति भी जिस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए संभवतः आने वाले दिनों में वो भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस प्रकार से किसान आंदोलन की दिशा बदली है वह दुर्भाग्यजनक है। किसान आंदोलन की बदलती हुई दिशा पर पंकज जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर जिस प्रकार से चर्चा की, आपने वास्तव में सवालों के जवाब के माध्यम से बहुत सरलता से आपने विषय रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।